तो देखिए आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या है, सबसे पहले तो अपन ये देखें कि मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। ये एक सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होना चाहिए और इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। जो रूरल लाइफ है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसका क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो सुधरने चाहिए। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड नॉट ओनली द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें केवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है, बट इट इन्वॉल्व ऑल दोज एस्पेक्ट विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इट एम एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। उन सभी एस्पेक्ट को लेता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस credit and marketing facility for rural people, diversification of agriculture activities and organic farming and its significance in sustainable development। ये सभी पॉइंट को अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें मार्केटिंग यानी जो किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने जाता है उसको भी देखना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी फसलों को बदल बदल के बोना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि देसी फसलों को बोना, उसमें देसी खादों का यूज करना, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज नहीं करना। सही है। तो अब आता है आपका प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सर रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या, कैसे होता है रूरल डेवलपमेंट? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में क्या कि उनके बीच में लिटरेसी है, स्पेशली फॉर फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन आए, स्किल डेवलपमेंट आए, तभी ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी, और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो फॉर फिजिकल ग्रोथ। तो ये सब होगा तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, और ह्यूमन रिसोर्स जब अच्छा डेवलप होगा तो रूरल डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन यानी सिंचाई, क्रेडिट का मतलब उधार लोन, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सही है। इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, फीडर रोड एंड नियर बाय हाईवेज, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। बेटर फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों के बारे में भी अच्छा डेवलपमेंट हो, गांव गांव में इंटरनेट पहुंचे और ये सब फैसिलिटीज वहां पहुंचेगी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गांव का विकास अपने आप ही हो जाएगा। देन है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है भूमि सुधार। क्या? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिलेशन। क्या था कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मजदूरों का गांवों में उसको रोका जाए। एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू द टिलर, जो जमीन है वो उसको जो बोता है, जो उसमें पौधे लगाता है, पेड़ लगाता है, उसी के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए जमीन, क्योंकि वही उसका भला कर सकता है। जमीन का मालिक तो कभी खेती कर ही नहीं रहा, मजदूरी खेती कर रहे हैं। Then improvement of socio-economic condition of rural poor by widening their land base and increasing agriculture productivity। सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े तभी काम होगा। Then elevation of poverty, सबसे बड़ी जड़ी यही है। हमारी 30% पॉपुलेशन तो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है रूरल डेवलपमेंट में। देन है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़े, पर हेक्टर हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़े। सही है। तो अब देखते हैं सर रूरल ग्रोथ किसे कहते हैं। तो रूरल ग्रोथ जो है लिखा है, इन एग्रीकल्चर फार्मर आर इन स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोविंग एंड रिलेशन ऑफ इनकम। तो हमने इसमें कैपिटल को भी जो है वो शामिल किया है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। हम ये देखते हैं कि जो सोइंग हो रही है, जो बुवाई हो रही है फसलों की, वो हो रही है जून में, और वो फसल कटेगी सितंबर में, तो किसान को इनकम कब होगी? सितंबर में। इस दौरान लगभग 3 से 4 महीने का गैप है। अब इन 3 से 4 महीने के अंदर भी किसान को पैसे तो चाहिए होगी। तो मुद्दा ये उठता है कि सर ये मनी आएगी कहाँ से? सही है। सर ये मनी इसको क्यों चाहिए होगी? देखो ये मनी इसको चाहिए होगी सीड्स के लिए, क्योंकि नई फसल उसको बोनी है तो उसको बीज चाहिए होंगे। सही है। उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे उस फसल में डालने के लिए जो उसने सो की है। इसके अलावा उसको और भी अपने पर्सनल रीजन, घर में कोई शादी ब्याह वगैरह है या कोई प्लांटर मशीनरी खरीदनी है, इन सब चीजों के लिए भी उसको पैसे चाहिए होंगे। और इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर? क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर। अब किसान के पास क्या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, वो उधार ले तो ले कहां से? सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो इसलिए लिखा है, सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर which contribute to agriculture production. Credit need of farmer can be explained on the basis of time
एंड पर्पस। दो बेसिस पर इस क्रेडिट को जो है वो बांटा गया है, एक तो टाइम बेसिस पर और एक पर्पस बेसिस पर। देखते हैं सर ये पैसा उसके पास आएगा कहां से, इसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट, जो उधार उनको चाहिए। एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं और एक है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। सर ये क्या होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशन यानी कोई बैंक वगैरह नहीं है, वो किसी मनी लेंडर जो गांव का महाजन वगैरह है उससे वो उधार ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है, उनको बहुत एक्सप्लॉइट करता है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेता है और जिसको वो कभी चुका ही नहीं पाते। वो अपने रिलेटिव से लोन ले सकता है, ट्रेडर या कमीशन एजेंट जिनसे वो जनरली बिजनेस करता है उनसे वो उधार ले सकता है, और रिच लैंडलॉर्ड जो मालिक हैं उनसे भी वो पैसा ले सकता है। ये सभी नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो पर्सन है, सही है। लेकिन अब इसमें एक इंस्टीट्यूशनल भी आएगा। इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं कि गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किए। क्या? गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या? टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर एट चीपर इंटरेस्ट रेट, सस्ती इंटरेस्ट रेट पे, एंड टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। क्या क्या किया उन्होंने इसके लिए? सबसे पहले उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट की, सही है। कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या है कि जो इंडिया का किसान है वो मनी लेंडर्स के चुंगल में फंसा हुआ है, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे से पैसा प्रोवाइड कराया जाए कि वो इनकी चुंगल से निकल सके, उसके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट है। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या होता है कि कई सारे जने मिलकर जो है वो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और जिस जने की जरूरत होती है उसको दे देते हैं, तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट कहलाती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ने लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। मतलब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास जमीन है तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, तो तुम्हारे जो जमीन है और लैंड है वही लैंड बैंक है। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदना चाहते हैं, एंड फॉर रिपेइंग ऑफ ओल्ड डेट, और जो उन्होंने मनी लेंडर से पैसे ले रखे थे उनको चुकाने के लिए भी वो लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक क्रेडिट, इनिशियली कमर्शियल बैंक प्लेड ए मार्जिनल रोल। उन्होंने पहले है ना कमर्शियल बैंक इन किसानों को लोन देते ही नहीं थे, लेकिन जब 1969 में नेशनलाइजेशन हो गया यानी राष्ट्रीयकरण हो गया, अब वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गए। दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांचेस इन रूरल एरिया। पहले वो रूरल एरिया में जो है बैंक नहीं खोलते थे, लेकिन अब वो खोलने लग गए। एंड स्टार्टेड डायरेक्टली फाइनेंसिंग द फार्मर, और अब वो किसानों को भी लोन देने लग गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है रीजनल रूरल बैंक, जिनको कहते हैं RRB। ये क्या है? दे आर ओपनड अप इन द दोज एरियाज वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी। कई रूरल एरिया में, रीजनल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी थी नहीं, तो इन बैंक को उन एरियाज में खोला गया। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सबसे वो छोटे और मझौले किसानों को जो है वो लोन देते थे, एंड एग्रीकल्चर लेबर्स को देते थे, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर को जो है रूरल एरिया में वो लोन देते थे। ये क्या कहलाते? RRB कहलाते थे। देन द गवर्नमेंट, द लोन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज टकावी। ये टकावी जो लोन है ये इमरजेंसी या डिस्ट्रेस में इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि फेमाइन, भुखमरी हो, फ्लड, बाढ़ वगैरह आ गई हो, और इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफी कम, नॉर्मली 6% तक होती है। देन इसमें आते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म पूछेगी, स्टमक लगा रहा हूं, नाबार्ड, सही है। ये रूरल बैंक का सबसे अपेक्स बैंक है। जैसे बाकी सब बैंकों में RBI होता है ना, वैसे ही रूरल बैंकों में सबसे अपेक्स बैंक जो होता है वो नाबार्ड होता है, विच कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, इसके ऊपर वो पूरा वर्क करता है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, वो सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखता है, जो कि कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक है। बिसाइड प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर, सही है, जैसे टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोपेंसिटी टू बैकवर्ड रूरल एरिया। इन सभी के अंदर नाबार्ड जो है, कुल मिलाकर जो नाबार्ड है ना वो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि यहाँ पे रूरल एरिया में फाइनेंस सही चल रहा है या नहीं चल रहा। नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो नाबार्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये डेट कभी कभी पूछ ली जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आपका आता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सही है।
ये बैंकिंग लिंकेजेस प्रोग्राम है माइक्रो यानी छोटे फाइनेंस के लिए। देयर फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर हु हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आ ही नहीं पाता, बहुत ही गरीब है, उसको तो बैंक आने में ही घबराहट है। उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो माइक्रो फाइनेंस कहलाते हैं। So their target group comprise of small and marginal farmer, agriculture and non-agricultural laborers. SHG promote thrift in a small proportion by a minimum contribution from each member. इसमें क्या होता है, सब मेंबर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। इनके पास मान लेते हैं सबके 500 रुपए, तो सबने 500 रुपए दिए, काफी बड़ा एक फंड बन गया, मान लो 10,000 रुपए बन गए। अब ये 10,000 रुपए किसी भी आपके जो छोटा रूरल बिजनेसमैन है, मान लो सब्जी वाला ही है, अब सब्जी वाले के पास 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे, तो वो क्या करता है, आपस में मिल जाते हैं, 500 रुपए इकट्ठे कर लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, अब किसी एक सब्जी वाले को दे दिए, अब वो 10,000 रुपए के आराम से सामान खरीद कर अगले दिन बेच सकता है। तो ये कहलाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, सही है। फ्रॉम द पूल्ड मनी ये जो 10,000 रुपए बने, क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर, जिसको भी जरूरत है उसको रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे वो दे दी जाती है, और वो धीरे धीरे उसको रीपेड कर देता है इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। SHG हैव आल्सो हेल्प इन द एम्पावर वुमेन भी ऐसा काम कर रही है। हाउएवर द बोरोइंग आर मेनली confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for agriculture। लेकिन होता क्या है इनके अंदर कि वो घरेलू काम के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए पैसे ले लेती हैं, ये प्रोडक्टिव पर्पस का यूज नहीं आ पाता। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।